नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में बम धमकी से दहशत। राजधानी दिल्ली के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा कारणों से सभी स्कूल भवन तुरंत खाली करा लिए गए। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर तैनात हैं और हालात पर लगातार नजर रख रही हैं। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप की कूटनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए सक्रिय दिख रहे हैं। अलास्का में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद उन्होंने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बैठक की। ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम की बजाय वे स्थायी शांति समझौते की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। इस दौरान यूरोपीय देशों ने भी माना कि समझौते के बाद यूक्रेन को भविष्य की सुरक्षा के लिए गारंटी दी जानी चाहिए। भारत रूस संबंध होंगे और मजबूत। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने रूस के साथ आर्थिक रिश्ते और गहरे करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी कंपनियों से भारत में निवेश और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों के लिए सुनहरा अवसर है। दिल्ली सीएम पर हमला करने वाला आरोपी रिमांड पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हुए हमले के आरोपी राजेश खिमजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को देर रात 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। निक्की हेली ने ट्रंप को दी नसीहत। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी कि भारत को विरोधी नहीं बल्कि मजबूत लोकतांत्रिक साझेदार की तरह देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका संबंधों की रफ्तार धीमी करना एक रणनीतिक गलती साबित होगी। आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामला, पीड़िता के पिता का बयान। पश्चिम बंगाल के चर्चित आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता के पिता ने कहा कि वे न्याय की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने टीएमसी नेता कुणाल घोष द्वारा दायर मानहानि केस को केवल ध्यान भटकाने और परेशान करने की कोशिश बताया। उनका कहना है कि जब तक वे जिंदा हैं, न्याय की ये जंग जारी रहेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव, विपक्ष का उम्मीदवार मैदान में। विपक्ष की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी आज उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये चुनाव केवल एक पद के लिए नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों और विचारधाराओं की लड़ाई है। यूपी में विकास को नई रफ्तार। एटा में सीमेंट संयंत्र का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एटा जिले में श्री सीमेंट प्लांट का शुभारंभ करेंगे। ये मलावन क्षेत्र की दूसरी बड़ी परियोजना है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और एटा की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी। भारत चीन व्यापार को मिलेगी नई शुरुआत। लंबे समय से रुका भारत चीन सीमा व्यापार अब दोबारा शुरू होने जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक का अनुमान है कि शुरुआती दौर में ही दोनों देशों को हर साल 5-6 अरब डॉलर का फायदा होगा। इस समझौते के तहत दुर्लभ खनिजों और उर्वरकों की आपूर्ति भी बहाल होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम अमेरिका की टैरिफ नीतियों के दबाव को कम करेगा। लोकसभा में गृह मंत्री शाह ने रखे 3 महत्वपूर्ण विधेयक, विपक्ष का हंगामा। संसद के मॉनसून सत्र में बुधवार को हंगामे का दौर जारी रहा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किए, जिसके बाद विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। कई सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़कर सदन में हंगामा किया। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने बिहार एसआईआर कानून को लेकर विरोध जताया। इसी दौरान लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा विधेयक भी पेश किया गया। पीएम-सीएम हटाने वाले बिल पर शशि थरूर का अलग रुख। कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर पार्टी लाइन से अलग नजर आए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में हटाने वाले विधेयक पर कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताया, लेकिन थरूर का कहना है कि अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार या अपराध में फंसकर 30 दिन से अधिक जेल में रहता है तो उसका पद पर बने रहना उचित नहीं है। अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। बसपा नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट मऊ द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगाई है।
इसके साथ ही उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई है और अब मऊ सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। यह मामला हेड स्पीच से जुड़ा हुआ था। दिल्ली सीएम पर हमले की नई जानकारी 24 घंटे से कर रहा था रेकी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने बताया कि आरोपी पिछले 24 घंटों से सीएम आवास की रेकी कर रहा था और वह मुख्यमंत्री से मिलने की फिराक में था। बाद में मौका पाकर उसने हमला किया। रूस ने अमेरिका पर लगाया आरोप, दोस्ती में दबाव नहीं चलता। भारत पर रूसी तेल की खरीद रोकने के लिए अमेरिका द्वारा डाले जा रहे दबाव पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस के वरिष्ठ राजनयिक रोमन बाबुश्किन ने कहा कि यह अनुचित है और इस तरह का व्यवहार दोस्ती के खिलाफ है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत रूस ऊर्जा साझेदारी बाहरी दबावों के बावजूद जारी रहेगी। दिल्ली में बड़ा हादसा, जर्जर मकान गिरा, 3 की मौत। दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक पुराना मकान अचानक गिर गया। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और राहत चाव दल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में हंगामे के बीच सभी 9 विधेयक पारित, कार्यवाही स्थगित। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दलों के जोरदार विरोध और हंगामे के बावजूद सभी 9 विधेयक पारित कर दिए गए। इसमें 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी शामिल है। धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून को और कड़ा करते हुए विधानसभा में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश किया। सत्र के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन का नामांकन, पीएम मोदी बने प्रस्तावक। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्र में पीएम मोदी उनके प्रस्तावक बने। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे। एनडीए को बहुमत पर भरोसा नहीं, इसलिए विपक्ष से कर रहे संपर्क, संजय राउत का बड़ा दावा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी संख्या को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसलिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहा है। विपक्ष ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उतारा है। राउत ने राधाकृष्णन के झारखंड के राज्यपाल कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। मतदाता सूची में 1.98 लाख नए नाम, किसी पार्टी ने दर्ज नहीं करवाई आपत्ति। बिहार में चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक 1.98 लाख युवाओं ने मतदाता बनने के लिए पंजीकरण कराया है। आयोग ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची में किसी भी योग्य मतदाता को छूटना नहीं चाहिए और किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम जुड़ना भी नहीं चाहिए। जिनका नाम प्रारूप सूची में दर्ज नहीं हुआ है, वे विशेष कैंप में जाकर सुधार करा सकते हैं। नेपाल में यूरिया की तस्करी से किसानों की मुश्किलें, यूपी में किल्लत। उत्तर प्रदेश में यूरिया की भारी कमी से किसान परेशान हैं। कई जगहों पर किसान खाद लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस बीच तस्कर नेपाल में यूरिया को 10 गुना अधिक कीमत पर बेच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि तस्करों की सांठगांठ निजी विक्रेताओं और समितियों के सचिवों से है, जिसके चलते उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिले दर जिले लगातार मॉनिटरिंग की जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सीएम ने किसानों से भी अपील की है कि वे जरूरत से अधिक खाद का भंडारण न करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में खाद की उपलब्धता पर्याप्त है और इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकारी नौकरी की बहार, 33,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इस समय विभिन्न सेक्टरों में 33,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। बैंकिंग सेक्टर 17,816 पद, फाइनेंस सेक्टर 1,071 पद, पुलिस विभाग 9,919 पद,
डिफेंस सेक्टर 4,621 पद। सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है और अलग-अलग पदों की अंतिम तिथियां तय की गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।